नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं अब सबसे पहली खबर से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर मंडरा रहे खतरे की। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपनी राय राजभवन भेज दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा चुनाव आयोग ने की है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस दोपहर करीब 2 बजे रांची पहुंच गए और फिलहाल मामले को लेकर राजभवन में अफसरों की मीटिंग भी हुई। वहीं इलेक्शन कमीशन के पत्र पर सोरेन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर जुबानी तंज कसते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और एजेंसियों को बीजेपी दफ्तर ने टेक ओवर कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थानों को तो बीजेपी खरीद लेगी, लेकिन जन समर्थन कैसे खरीद पाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर मंडरा रहे खतरे से झारखंड की सियासत में उबाल आ चुका है। हेमंत सोरेन उसके पीछे बीजेपी का हाथ करार दे रहे हैं और पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमित कुमार। अमित, बताइए। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन को बुलाकर अब इस पूरे मामले के बारे में जो भी फैसला होगा वो हो सकता है कि पर्सनली वो उनको जानकारी दे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जो भी कंसल्टेशंस का काम था वो लगभग पूरा हो चुका है राज्यपाल का। अब ऐसे में उनको अपना फैसला बताना है, तो ये फैसला बताने का 2 तरीका हो सकता है कि या तो नोटिफिकेशन जारी करके या मीडिया के जरिए वो बता दें, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री का है। तो ऐसे में जो जानकारी, जो सोर्सेज बता रहे हैं राजभवन के कि राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और उनको खुद इस पूरे मामले की जानकारी दे सकते हैं। तो शाम को ये मुलाकात हो सकती है। हालांकि समय अभी नहीं बताया गया है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो मुलाकात कर सकते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी जो है राज्यपाल रमेश बैस खुद मुख्यमंत्री को देंगे। पर्सनली उनको ये बताएंगे कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में क्या फैसला दिया है, क्या सलाह दिया है, जिसके आधार पर राज्यपाल ने क्या फैसला लिया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात शाम को होने की संभावना है। हालांकि समय का को तय नहीं है, लेकिन इंतजार सबका है, क्योंकि आज शाम तक में आप देखिए ये सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो पूरे होने हैं। सबसे बड़ी बात की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जो सलाह मशवरा का दौर था वो खत्म हुआ, फैसले का वक्त आ गया है। चुनाव आयोग ने सीलबंद अपना ओपिनियन, अपना फैसला दे दिया है। अब राज्यपाल को सार्वजनिक करने का वक्त है। तो बस इंतजार उसी का हो रहा है कि कब राज्यपाल इस पूरे मामले में फैसला सुनाए, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने की पूरी संभावना है। तो बस इंतजार उस ऑफिशियल होना है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का है, जो कि राज्यपाल करेंगे। लेकिन जानकारी यही है कि शायद ऑफिशियल होने से पहले या अधिसूचना जारी होने से पहले हेमंत सोरेन, क्योंकि मुख्यमंत्री है, उनको बुलाकर इस बात की पर्सनली जानकारी दे सकते हैं, और इसीलिए शाम को हेमंत सोरेन की मुलाकात राज्यपाल के साथ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जिस मामले में हेमंत सोरेन पर संकट मंडरा रहा है, दरअसल इसके क्या मायने हैं, हेमंत सोरेन के पास अब क्या क्या विकल्प बचा है, इन तमाम मुद्दों पर आगे और भी चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता जी। विराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जिस मामले में हेमंत सोरेन की विधायकी गई है, अब उनके पास और क्या क्या विकल्प बचते हैं। देखिए, पहले हम इसकी बैकग्राउंड को देखें कि किस तरीके से चालू हुआ, तो फिर उसमें विकल्पों की बात आएगी कि इसमें पहले भाजपा के लोगों ने शिकायत की, जिस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग ने इसमें इन सरकार से कागज मांगे और मुख्यमंत्री से भी जवाब मांगा। इसमें हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो अब अगर कोई भी आदेश जिसमें सारी सुनवाई हुई है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया भी इन्वॉल्व है, तो राज्यपाल का जब आदेश जो भी आएगा, और अगर डिस्क्वालीफाई करने की बात करते हैं, जिसके लिए समुचित प्रमाण भी दिख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने अपने लिए बल्कि अपनी पत्नी के लिए भी इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते भूमि का अलॉटमेंट कराया था। तो अब उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि वह राज्यपाल के आदेश को चुनौती दें, लेकिन अगर उस आदेश में रोक नहीं लगती है और सिर्फ अपील फाइल करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं है।
दूसरा कि वह डिस्क्वालीफाई होने के बाद त्यागपत्र दे दें और कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, और तीसरा कि वो डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहें और उसके बाद उपचुनाव में चुनाव लड़कर जीतने का प्रयास करें। सर, दूसरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हर राज्य में अलग अलग परिभाषाएं इससे जुड़ी हैं। अब इस मामले में सोरेन पक्ष का कहना है कि ये लाभ के पद का मामला नहीं है। आखिर जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, वो कैसे तय हुई? इसमें दो बातें हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में इसके बारे में अलग अलग प्रावधान हैं, और उसमें एक करप्ट प्रैक्टिस के बारे में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में है, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। यह बेसिकली एक इस बारे में किया गया है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोग मंत्री, मुख्यमंत्री या सरकारी पदों पर बैठे हैं वो वहां पर कस्टोडियन हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी जो लाभ हैं उसको नहीं लें, और अगर लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये नैतिकता से जुड़ा एक प्रावधान है, और 3 तरह के डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन होता है। एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है शेड्यूल 10 के तहत, जिसमें कि दल बदल विरोधी कानून के तहत। दूसरा होता है जब कोई क्रिमिनल मैटर में कन्विक्शन हो जाता है, वो होता है। और तीसरा ये जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आदि के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। तो तीनों अलग अलग प्रकार के हैं और उनके अनुसार उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जब क्रिमिनल मैटर्स में अगर कोई 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसमें आगे चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उसमें चुनाव लड़ने की गुंजाइश बनती है। जया बच्चन का सबसे उल्लेखनीय मामला है 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा था कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से वो प्रभावित कर सकते हैं और प्रभावित नहीं किया तो उसके बावजूद भी उसमें उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए माना था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सोरेन का मुख्य डिफेंस ये था कि उन्होंने लीज कंप्लेंट के बाद सरेंडर कर दी माइनिंग लीज, उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके डिफेंस में कोई बहुत ज्यादा कानूनी दम बची हुई थी। विराज जी, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ गई थी, लेकिन आपने जो भी इस पर अपनी राय पेश की उससे तो ठीक है, वो दर्शकों को समझने में मदद भी मिली इस पूरे मामले को। लेकिन इसमें ये जो चुनाव आयोग का रोल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, अलग अलग तरीके से इसका भी एनालिसिस किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अक्सर निशाने पर रहता है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को भी इस तरह की पावर दे देनी चाहिए कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसा विश्वास हासिल कर सके? नहीं, देखिए, ये सारी बातें संविधान के प्रावधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत संचालित होती हैं, और उन बारीकियों को समझने की जरूरत है। सामान्यतः डिस्क्वालिफिकेशन का मामला स्पीकर के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन इस तरह के मामलों के लिए संविधान में व्यवस्था है कि राज्यपाल चुनाव आयोग की राय के अनुसार, आर्टिकल 191, 192 के अनुसार चुनाव आयोग की राय के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। तो चुनाव आयोग का रोल सामान्यतः चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू होता है और चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो जाती है। लेकिन इस तरीके के मामलों में क्योंकि राज्यपाल सामान्यतः सरकार के जो अनुशंसा है, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर काम करते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर ही आरोप लगे तो राज्यपाल फिर किसके कहने से काम करेंगे?
इसके लिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी राय का महत्व है और चुनाव आयोग ने इस मामले पर राय देने से पहले मुख्य सचिव के माध्यम से सारे दस्तावेज मंगाए और 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री सोरेन से जवाब मांगा और उसमें जो सारी प्रक्रिया है नेचुरल जस्टिस के तहत उसको पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी राय भेजी है। अब इस राय के अनुसार निर्णय लेने की जो अधिकार है वो राज्यपाल को है। राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं आधिकारिक तौर पर, इसके खुलासा होने के बाद ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना और इस मुद्दे पर इसका एनालिसिस करने के लिए और डिटेल में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में चल रहे मामले को लेकर अपडेट और इसका पूरा एनालिसिस भी हमने आपको करके बताया। चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री पर अब कुछ और भी डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सुनील सांगवन और उसके साथी सुखविंदर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये अभी ये थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया। इससे पहले सोनाली के शव का आज दोपहर गोवा में पोस्टमार्टम किया गया था। बता दें कि 23 अगस्त की सुबह सोनाली का शव गोवा के एक रिसोर्ट में मिला था। इसके साथ ही सोनाली की बॉडी पर भी चोट के कई निशान मिले थे। We got the complaint of the brother of the deceased, and based on that complaint we have registered a case under section 302/34 IPC, that is the murder case, and we are investigating the case as seriously as a police force should do for the murder case. जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं, डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में छिड़े सियासी वार पलटवार की। दरअसल दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायकों की गैर मौजूदगी के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सीएम केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि बीजेपी आप विधायकों को खरीदने की तैयारी में है, जिसके लिए बीजेपी 800 करोड़ रुपए खर्च करने को भी तैयार है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर पार्टी की ओर से बयान सामने आया है कि वो हिमाचल दौरे पर गए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक मीटिंग में गैर हाजिर कुछ विधायकों से पार्टी हाईकमान का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया कि अगर आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जितने भी आपके ऊपर मुकदमे हैं सबको रफा दफा कर दिया जाएगा। और केजरीवाल सरकार गिराने के आरोप में बीजेपी पर हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ 19 जगह प्रदर्शन किया। सिसोदिया को
और उनके जो किंग पिन हैं, जो उनके मेन मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल तक भी इसकी जांच होनी चाहिए और हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, घोटाला नहीं होने देंगे दिल्ली में, इसका शपथ लेते हैं। चलिए बात करते हैं इक्विटी मार्केट्स की। और आज हमने देखा कि अगस्त सीरीज की एक्सपायरी नेगेटिव नोट के साथ हुई। शुरुआत तो हमने काफ़ी अच्छी की, भारतीय बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 17,700 के ऊपर भी गया और बैंक निफ्टी में भी करीब 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती थी। लेकिन बाजार बंद होते होते आखिरी कुछ घंटों में बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में गिरावट देखी गई और 17,500 के आसपास एक्सपायरी देखी गई है। निफ्टी करीब 82 अंक फिसलकर 17,522 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 311 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में भी करीब 80 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बाजार में आज हुए पूरे एक्शन की डिटेल्स लेकर अब प्रियंका उपलानंद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका बताइए। देखिए आज दिन भर आपको दोनों तरह के ट्रेड्स मिले हैं। इनफैक्ट लास्ट आवर में आपने एक्सपायरी का एक थोड़ा दबाव देखा कि 17,500 के आसपास हम क्लोज हुए, लेकिन 17,700 के ऊपर भी बाजार बहुत देर तक सस्टेन रहा है। तो यानी वहाँ पर जाहिर तौर पर यहाँ पर राइटर्स को भी मौका मिला है और बायर्स को भी मौका मिला आज पैसा कमाने का। एक्सपायरी थी इसलिए वॉलेटाइल ट्रेड थे, सिर्फ वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी भी थी। सो क्योंकि आज हमने देखा कि बड़े गेन्स जो इरोड हुए, लेकिन एक बार वेरी क्विकली आज के फिर सीरीज की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज के गेनर्स श्री सीमेंट, हिंडाल्को, डिविस लैब जैसे काउंटर्स आपके गेनर्स थे निफ्टी में। लूजर्स जहां पर आपने बड़े मूव देख लिए हैं, अदानी पोर्ट्स में बड़ी मूव देख चुके हैं, एनटीपीसी काफ़ी चल चुका है, तो वहां पर थोड़े आपको शॉर्ट इनिशिएट हुए। यहाँ पर थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ हुई होंगी पोजीशन की, यहाँ पर गेन्स इरोड हुए और ये लूजर्स रहे आज के सेक्टर्स। आज गेनर्स कौन से थे? तो क्लियरली बैंक्स ने परफॉर्म किया है, रियल एस्टेट स्पेस दूसरा जो दूसरे 2-3 दिन से आपको तेज दिखाई दे रहा है, और साथ ही सरकारी कंपनियां वहाँ मूवमेंट तेज थी। मेटल्स, फार्मा, ऑटो और आईटी ये ड्राइवर थे। एफएनओ में भी आपको बीएचईएल, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस डील्स लगी, यहाँ पर तेजी देखी। आरबीएल बैंक इस सीरीज में लगभग 40% तक का मूव दे चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग स्पेस में आपको लगभग 30% का मूव दे चुका है। आज कुछ और नए काउंटर्स ऐड हुए जो अगली सीरीज के लिए प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं। क्रॉम्पटन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ काउंटर्स थे जो आपको अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार सीरीज की बात कर लेते हैं कि आज सीरीज में आपको किस तरह के इस पूरी सीरीज में कैसे देखने को मिले मूव्स। तो क्लियरली हमने देखा कि रियल एस्टेट सीरीज जो है उसने लगभग 2% की मूव यहाँ दिखाई। रियल एस्टेट पैक में इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ पर लगभग 16% के मूव आपको इस सीरीज में देखने को मिले। आईटी जाहिर तौर पर रेड में क्लोज हुआ है, टॉप लूजर रहा है इसमें कोफोर्ज। बैंकिंग इंडेक्स ने 4% तक का मूव दिया अगस्त सीरीज में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे बड़ा टॉप गेनर रहा। मीडिया स्पेस लगभग 2.3% का गेन यहाँ देखने को मिला। नज़ारा टेक ने लगभग 20% तक के गेन्स आपको दिए हैं और निफ्टी ऑटो ने सीरीज में लगभग 4% के गेन्स किया है और आयशर मोटर्स ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। आज जो हम बात भी कर रहे थे और जो कुछ 2 स्पेशल काउंटर्स, आरबीएल बैंक ये टॉप गेनर्स थे इस सीरीज के। 40% तक का मूव आपको आरबीएल बैंक ने दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट ने लगभग 34% तक का रिटर्न दिया। तो ये कुछ अगस्त सीरीज के हाईलाइट्स थे। देखना होगा कि अब सितंबर यानी कल से शुक्रवार से नई सीरीज की शुरुआत किस तरह से होती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये था मार्केट का एक क्विक रिकैप आपके लिए और आज का प्रदर्शन कैसा रहा ये भी आपने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स की और उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर ये भी जान लेते हैं। और इस बीच हमारी बात हुई दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा से और उनके मुताबिक फिलहाल बाजार का खराब दौर खत्म हो चुका है। इस समय निवेशकों को निवेश के नए मौके तलाशने चाहिए, साथ ही कैपेक्स से फायदे मिलने वाली कंपनियों और सिक्लिकल कारोबार में निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। The market is your best mehbooba, in my view, better than any human being, because she will throw a few tantrums once in a while. So if you can tolerate that hysteria, which we saw from Jan, right? I think till the first week of June, if you tolerate that hysteria, then there is plenty of euphoria ahead of you. And I think we have tolerated and survived the last 6 months of really hysterical times in a very negative way. And I think we are set for a great romantic affair with the market, especially people who didn't lose their shirts in that hysterical bout and are still in the game and batting at the wicket. I think this is a great time to be romancing the market. And I do look at those, but I don't look at it in a macro sense that India mein capex bahut badh gaya hai, hence it's a good time of the cycle. I don't believe in all that because that's too general, too
too top down to make any individual stock calls. If you think about it, large capexes are largely limited to very cyclical industries, so steel or metals overall or autos, stuff like that. And that people, unfortunately, most companies end up doing capex at the wrong time, most of the time, when the cycle looks good and not when the cycle looks bad. For some of our companies, they did the right thing when they acquired a lot of assets out of the bankruptcy courts. So the brownfield assets got snapped up by the Tatas and the Jindals primarily. And now you don't have much left to buy in the secondary market. So you have to go out and set up primary capacity. So that part, if you believe that they are doing the right thing, and you believe that steel is a great industry, by all means go and do that. I believe in my investing model that these are all cyclical industries. A good time to buy all these companies and a bad time. So capex for me works more on an individual company basis and not a macro top-down basis. So I look at capex numbers across companies on the models that we have, and I see in a number of companies that in the last 2 years, post-COVID, they did put up a fair amount of capex. And I'm interested in those companies when I talk to them that why did you put up those capexes? I mean, not all of them are doing sensible things, but a few of them are doing it sensibly. And those are the places you will go and make a lot of money, because somebody committing 100, 200, 500 crores of capex must be having a plan. So we talk to them, we find out whether those capex plans are sensible or not. And if they are, we go and buy them. और बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटेल पीएस रवि ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अगले 2 साल में 1200 से 1300 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन की उम्मीद है, जिसके लिए देश भर में 180 ग्रेन डिस्टिलरीज खोलने की भी योजना है। देखिए, ये 1200 करोड़ लीटर का जो ब्लेंडिंग है, वो टारगेट जो है 25-26 में, ये है ऑयल इंडस्ट्री कुल मिला के। और भारत पेट्रोलियम एज एन इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर हम लोग आगे बढ़कर इस पर काम कर रहे हैं। तो पहले हमने सप्लाई साइड को फिक्स करने का प्रयास किया है। पहला तो अब तक करीब 80% एथेनॉल जो है शुगर बेस्ड इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मेनली फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। और हमारा प्लान है कि क्योंकि ये ब्लेंडिंग अक्रॉस द कंट्री होनी है, तो हम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, और जिसके द्वारा हम करीब 130 नए डिस्टिलरीज, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज सेटअप करने का हमने अग्रीमेंट किया है। बैंक्स ने भी हमें सपोर्ट किया है, तो तीनों मिलके हमने अग्रीमेंट साइन किए हैं। सो करीब 800 से 850 करोड़ लीटर का नए प्लांट्स अगले 2 साल में आएंगे। ऑलरेडी ये साल में हम करीब 450 करोड़ लीटर हम प्रोक्योर करेंगे। सो कुल मिला के 2 साल के बाद 1200 से 1300 करोड़ लीटर तक का प्रोडक्शन कैपेसिटीज हो जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटीज भी हो जाएंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटीज भी हमने बढ़ा रखी है। तो अभी अगली बात आएगी, अभी मेनली अभी कंजम्पशन, यानी कि व्हीकलर कन्वर्जन्स और वो कब तैयार होंगे। बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मेरे ख्याल से डेवलप अपने व्हीकल टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। और इस पर हमारे कुछ और भी मैनेजमेंट से बात हुई। श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि सरकार की पॉलिसी से शुगर एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा। आगे लगभग 80 लाख टन के एक्सपोर्ट की उम्मीद है। पॉलिसी का सवाल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बिल्कुल सही दिशा में है और हिंदुस्तान में गन्ने का रकबा बढ़ता ही जा रहा है। और इस साल तो हम लोगों का ये ऐसा अंदाज है कि तकरीबन 41 मिलियन टन सुक्रोज की पैदावार होगी। सुक्रोज बोलिए या शुगर बोलिए, और 6.5 मिलियन टन का हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक है। तो यानी कि अपने बात कर रहे हैं कि अगला सीजन होगा 47.5 मिलियन टन के आसपास। तो उसका अगर अपने डिस्पोजल देखें तो डोमेस्टिक के हम लोगों की डिमांड केवल 27.5 मिलियन टन के आसपास होती है। 5 मिलियन टन मैं समझता हूं अगले साल एथेनॉल में डाइवर्ट होगा डायरेक्टली केन जूस के रूप में।
जो इस साल 3.5 मिलियन टन ही था। तो आप देखिए उसमें भी इजाफा हो रहा है। और एक्सपोर्ट भी हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 8 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट होगा। तो हिंदुस्तान का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी तकरीबन 6.5-7 मिलियन टन की रेंज में होगा। तो आप देखिए ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी डोमेस्टिक प्राइसेस सब कंट्रोल में हैं। इंडस्ट्री की जो कैश फ्लोज हैं वो काफी बेहतर हो गई हैं। और ऑलरेडी आप देखिए जो यूपी हुआ या कर्नाटक हुआ या महाराष्ट्र हुआ, जो बातें होती थी केन ड्यूज बढ़ गए हैं, ये सब हो गया है। तो गन्ने का रकबा बढ़ने के बाद भी आज की तारीख में केन ड्यूज नहीं बढ़े हो, किसानों को टाइमली पेमेंट हो रहा है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार के जोर के बाद क्या शुगर इंडस्ट्री में री रेटिंग हो रही है और आगे का आउटलुक क्या है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए, ये जो खबर आ रही है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शुगर कंपनियों पर? जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर जो है एक री रेटिंग का केस बन रहा है। और शुगर कंपनीज के बारे में बात करें तो पहले हाई वर्किंग कैपिटल हुआ करते थे, अब वो रिड्यूस होने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डाइवर्शन देखने मिल रही है आपको केन की, इसके जो है इम्पैक्ट एक पॉजिटिव पड़ेगी, क्योंकि जो सरप्लस शुगर सेक्टर की इन्वेंट्री है वो कम होने वाली है और शुगर कंपनीज के कैश फ्लोज बढ़ने वाले हैं, जैसे कि ओएमसीज के पेमेंट्स आएंगे। इसके अलावा जो है ये कंपनी जो है रियलाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ और हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इथेनॉल जो डिमांड है वो लगभग 15% CAGR बढ़ने वाला है अगले 8 साल में। तो ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और शुगर का थीम जो है अब कमोडिटी से जो है एक्सचेंज होके जो है आप कह सकते हैं एनर्जी थीम में जा रहा है। अब थोड़ी डीलेवरेजिंग के आंकड़ों के भी बात कर लेते हैं कि शुगर कंपनीज जो है इंस्टीट्यूशनल जो इक्विटीज़ ने कहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि FY15 में जैसे 5.6 नेट डेट एबिटा रेशियो था, वो अब घटते घटते ऑलमोस्ट FY21 में 1.2 टाइम्स नेट डेट एबिटा हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कर्ज की जो है उसमें कमी देखने मिल रही है। और इसके अलावा दूसरे साइड एक्सपेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी कंपनीज जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंशन देखने मिल रहे हैं। अगले 3 साल जो है लगभग 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ेंगे। अब उसी जगह अवध शुगर ले लीजिए, धामपुर शुगर ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने मिल रही है। इसके अलावा लेकिन हम बात करेंगे कि भारत में अभी भी लॉन्ग वे है, बहुत बड़ा स्कोप है इथेनॉल में। अगर ब्लेंडिंग फ्यूल देखें तो 10% टच किए हैं ओवरऑल। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा का भी आंकड़े यही हैं। हालांकि पैराग्वे और ब्राज़ील जो है आपके सदर्न अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ पे जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की नंबर्स ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन एक लंबा वे जो है इथेनॉल को अभी भी तय करना है। और आज से जैक्सन होल की अहम बैठक है। फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल कल बयान देंगे। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वमोहन। बताइए, काफ़ी अहम बैठक होने वाली है, ये दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं? दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकर्स की कॉन्फ्रेंस जैक्सन होल में शुरू हो रही है। 25, 26 और 27 अगस्त को होने वाली इस बैठक में 120 पॉलिसी मेकर्स, जिसमें सेंट्रल बैंकर्स के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर्स और एकेडमिक इंडस्ट्री के लोग भी होंगे। कुछ मीडिया कर्मी भी, जो प्रोमिनेंट मीडिया कर्मी होंगे, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और इस बार की चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना काल के बाद ग्रोथ को लेकर जिस तरह की चिंता है, ग्लोबल मार्केट के हालात है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस तरह से डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस पूरी दुनिया में क्रिएट हुआ है, उस पर भी नज़र रहेगी। जिस तरह से अब फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल का बयान आएगा शुक्रवार को, वहाँ पर वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक फेड अभी तक 2.25% तक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। और जून के महीने में भी 3/4% ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी, जुलाई में भी 3/4%। अब सितंबर के बैठक में क्या रुख रहता है और फेड का ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला है ये कब तक चलता है और कब इसे वापस किया जाएगा, अनवाइंड किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि अमेरिका में महंगाई 4 दशक की ऊंचाई पर है और जिस तरह की सप्लाई की दिक्कतें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पैदा हुई है, ऐसे में किस तरह से टैकल किया जाएगा, पूरी दुनिया में क्या संकेत जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी को में सुधार के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ से संकेत मिलेंगे। भारत के लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि अगर फेड की तरफ से ब्याज दरें इसी तरह से बढ़ाई जाती है तो आरबीआई पर भी दबाव होगा कि वो ब्याज दरें बढ़ाए।
सितंबर की बैठक में अगर फेड अगर आधे % ब्याज दरें बढ़ाता है तो आरबीआई हो सकता है कि 0.25% बढ़ाए, तो एक डिफरेंस जो क्रिएट होगा उससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स 2 दशक की ऊंचाई पर है और आगे भी अगर मजबूत होगा तो रुपए में कमजोरी और बढ़ सकती है। बॉन्ड यील्ड की बात करें वो भी 3% के ऊपर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो इक्विटी मार्केट के लिए या ग्लोबल कैपिटल मार्केट को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट पर कमोडिटी मार्केट को यहाँ पर एक संकेत दे सकते हैं कि किस तरह से आगे उनकी चाल रहेगी और आगे ग्लोबल इकोनॉमी की दशा और दिशा कैसी रह सकती है, ये इस सिंपोजियम से की बैठक से निकल सकता है। बिल्कुल, तो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम बैठक होगी ये, और देखना होगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हम वहाँ से निकल कर आते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में इक्विटी मार्केट्स पर भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और खबर का। भारती एयरटेल भी फोकस में है और भारती एयरटेल में सिंगटेल अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है। क्या है ये डील और इससे क्या बदलाव होंगे, पूरी डिटेल्स ले लेते हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे वापस संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी खबर पर अगर आगे और चर्चा करें तो अक्टूबर तक देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 से 3 साल के भीतर पूरे देश में 5G मोबाइल सर्विस का विस्तार किया जाएगा। सरकार इस सर्विस के लिए टैरिफ प्लान में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन सरकार कंपनियों से अपील करेगी कि टैरिफ को अफोर्डेबल रखा जाए ताकि आम लोग भी इसका फायदा उठा सके। अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। कैबिनेट ने आटे के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। एक्सपोर्ट पर बैन के लिए लाई जाएगी नई पॉलिसी। गेहूं की बढ़ती कीमतों की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है और पूरी खबर समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रकाश बताइए। देखिए, आज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में सरकार ने व्हीट फ्लावर एक्सपोर्ट से संबंधित जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें बदलाव को मंजूरी दी है। जो मौजूदा पॉलिसी है वो ये कहती है कि व्हीट फ्लावर के एक्सपोर्ट पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन या बैन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उससे दिक्कतें ये आ रही थी कि घरेलू बाजार में व्हीट फ्लावर की जो प्राइसेस है उस पर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, सप्लाई की दिक्कतें आ रही थी क्योंकि व्हीट फ्लावर के एक्सपोर्ट में अचानक तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी इसलिए देखने को मिली क्योंकि सरकार ने व्हीट एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से व्हीट फ्लावर एक्सपोर्ट में तेज़ी देखने को मिली। अब उसको कंट्रोल में करने के लिए जो मौजूदा एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें बदलाव की ज़रूरत थी, लिहाजा कैबिनेट ने आज उसको मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि अब एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव के बाद व्हीट फ्लावर एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया जा सकेगा। इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जो है जल्द ही DGFT जारी करने वाला है। उसके बाद व्हीट फ्लावर एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाने का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से सरकार को लगातार इस बात के इनपुट्स मिल रहे थे कि घरेलू बाजार में व्हीट फ्लावर की कीमतें बढ़ रही हैं, लिहाजा प्राइसेस को कंट्रोल में करने के लिए, फूड सिक्योरिटी का जो टारगेट है उसको हासिल करने के लिए, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कैबिनेट ने आज ये निर्णय लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्राहकों के हित का ख्याल रखने के मकसद से केंद्र सरकार ने खाने के तेल पर बड़ा फैसला लिया है। एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इंपोर्टर्स को पैकेजिंग पर अब तापमान के फैक्टर के बिना
शुद्ध मात्रा का जिक्र करना जरूरी होगा। सरकार ने इसके लिए 6 महीने की समय सीमा भी तय की है। और क्या है सरकार का फैसला, इसके क्या मायने होंगे, विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ये कदम खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल से जुड़ा हुआ है। सरकार ने एडिबल ऑयल के सभी जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, चाहे वो इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो या जो विक्रेता है, उनसे स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि वो जब एडिबल ऑयल को पैक करेंगे और वो जब बाजार में बेचेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम मेंशन होगा यानी कि उसकी क्वांटिटी का जब जिक्र होगा तो उसमें टेम्परेचर फैक्टर को नहीं लिया जाएगा, उसमें तापमान फैक्टर को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की बातें सामने आई हैं और सरकार ने इस बात का संज्ञान में लिया है कि टेम्परेचर के होने से जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है एडिबल ऑयल का वो बदल जाता है। मसलन अगर सोयाबीन ऑयल को देखें तो अगर उसमें 21 डिग्री का टेम्परेचर मेंशन किया गया है तो उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो अलग होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए अगर 60 डिग्री टेम्परेचर को प्रोसेस किया गया है तो उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो घट जाता है। यानी कि टेम्परेचर फैक्टर के जरिए ग्राहकों को सही क्वांटिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। यही वजह है कि सरकार ने कदम उठाया कि एडिबल ऑयल खाद्य तेल की अगर पैकेजिंग हो रही है तो उसमें जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है उसी का जिक्र आपको करना होगा और तापमान का फैक्टर, ये टेम्परेचर फैक्टर आपको नहीं लेना होगा। और इस जो आदेश जारी किया सरकार ने, इसको अगले 6 महीने के भीतर ही लागू करना होगा। यानी कि जितने भी एडिबल ऑयल के जो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या जो पैकिंग करते हैं उनको अगले 6 महीने के भीतर अपने प्रोडक्ट्स के लेबलिंग में ये बदलाव करना होगा। अधिकतम जो समय सीमा तय करी है सरकार ने वो 15 जनवरी 2023 है। इस समय से पहले ही जितने भी एडिबल ऑयल जो बाजार में बेचे जाएंगे वहां पर ये लेबलिंग में बदलाव करना होगा कि आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम और मास मेंशन करना होगा, लिखना होगा और टेम्परेचर फैक्टर को जिक्र नहीं करना होगा। और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत डिफेंस सेक्टर पर सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। पूरे देश दुनिया भी इसको देख रही है और ऐसे में INS विक्रांत बनकर भी तैयार है। 3 सितंबर को कोची में इसे नौसेना में शामिल भी किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता तय करने में मदद मिलेगी। The impending commissioning of the indigenous aircraft carrier Vikrant is indeed historic, for it gives us the ability as a country to join a few select nations who are able to design and construct aircraft carriers. The Navy's in-house design directorate, that is the Directorate of Naval Design, designed the ship, and it has been built by Cochin Shipyard Limited here at Kochi. And indeed, it's a true manifestation of Atmanirbhar Bharat. About 76% of the cost of the ship by way of equipment, services is entirely indigenous. और इस बीच भारतीय नौसेना की ताकत भी लगातार बढ़ रही है। अब इंडियन नेवी के बेड़े में IAC विक्रांत भी शामिल होने वाला है। क्या है इसकी खासियत, देखिए रिपोर्ट। देश के लिए IAC विक्रांत एक बड़ी कामयाबी है। विक्रांत के सफल निर्माण ने भारत को दुनिया के उन 6 देशों में शुमार कर दिया है जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत IAC विक्रांत 2 सितंबर 2022 को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सेना में कमीशन करेंगे। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी उस क्षमता में है जिसके जरिए ये अपने हवाई जहाजों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा गति में उड़ा सकता है। और जो आप रनवे मेरे पीछे देख रहे हैं उसे स्काई जंप कहा जाता है। विक्रांत में इस रनवे की लंबाई 262 मीटर है जो अब तक के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। इस युद्धपोत की ताकतों के बारे में तो कई बार बात की है। IAC विक्रांत के अंदर नौसैनिकों के लिए 16 बेड का अस्पताल है जहां पर 2 ऑपरेशन थिएटर हैं और भारतीय एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए IAC विक्रांत किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ से इनिशियली प्लान है कि हम MiG-29 के उसके बाद जो LCA तेजस है उनका फ्लाइट ट्रायल्स होगा, तो उससे डिपेंड करेगा कि हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी एनहांस हो रही हैं।
और वंदे भारत पैसेंजर ट्रेनों की जबरदस्त सफलता के बाद अब इंडियन रेलवे इस सेगमेंट में माल ढुलाई भी शुरू करने जा रहा है। दरअसल रेलवे सेमी हाई स्पीड गति शक्ति एक्सप्रेस को शुरू करने वाला है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 860 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस पर एक पूरी डिटेल ले लेते हैं और हमारे साथ सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। यात्री सेगमेंट की वंदे भारत ट्रेन की सफलता से उत्साहित होकर के भारतीय रेलवे अब फ्रेट सेगमेंट यानी कि माल ढुलाई के लिए एक वंदे भारत जैसी ही ट्रेन बना रहा है, जिसको जल्द ही रोल आउट किया जाएगा, यानी कि उसको पटरियों पर उतारा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन होगा। वंदे भारत के लगभग उसी प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चरण में यानी कि पहले फेज में मात्र 2 गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जाएंगी और उसके बाद जिस तरीके का इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके लार्जर प्रोडक्शन की तरफ रेलवे कदम बढ़ाएगा। लेकिन नई गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए रेलवे नए कस्टमर्स को, नए प्लेयर्स को आमंत्रित करना चाहेगा कि वो भारतीय रेलवे की तरफ रुख करें अपने माल ढुलाई के लिए, और इसमें संभवतः ई कॉमर्स प्लेयर और साथ ही साथ जो कुरियर सेगमेंट के बड़े दिग्गज नाम हैं उनको भी आकर्षित करना चाहेगा। सूत्रों के मुताबिक ये जो गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन है इसमें 16 कोचेज होंगे और इसमें कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट जैसा नहीं होगा। शुरुआत के 2 कोचेज रेफ्रिजरेटेड होंगे, यानी कि उसमें अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट जैसा आइटम उसको डिलीवर करना है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो इस नई गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन को इसी साल के अंत तक तकरीबन दिसंबर जनवरी में इसको रोल आउट करने की योजना है और उसके बाद रेलवे ये भी माना जा रहा है कि रोल आउट करने से पहले नवंबर के महीने में जो संभावित नए कस्टमर हो सकते हैं उनके साथ बैठकों का दौर करेगा ताकि उनको वो आकर्षित कर पाए। तो फ्रेट सेगमेंट में माल ढुलाई में रेलवे की ये एग्रेसिव प्लानिंग है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की जैसे ही एक फ्रेट सेगमेंट की ट्रेन जिसको गति शक्ति एक्सप्रेस का नाम दिया जाएगा और इसको जल्दी पटरियों पर दौड़ाने की योजना है। और बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं सोशल मीडिया की एक खबर के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सवालों के घेरे में है। आइए सुनवा देते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया की दुनिया भी अजीबोगरीब है। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता लेकिन किसी के बारे में सब कुछ जान सकता है। इस बात में दो राय नहीं कि मोबाइल हमारी जिंदगी बन चुका है और मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इस मोबाइल वाली लाइफ की धड़कनें हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग दिन के कई घंटे इन्हीं प्लेटफॉर्म पर बिता देते हैं, लेकिन इन ऐप के इंस्टॉलेशन से लेकर इस्तेमाल करने तक हमारी हर हरकत पर कोई ना कोई नज़र रख रहा होता है और जिस प्राइवेसी को लेकर हम सेफ महसूस कर रहे होते हैं वो लीक हो रही होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। टेंशन वाले टर्म्स एंड कंडीशंस, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं अगर मानते हैं तो समझो ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री किया तो समझो आपका डेटा कहीं और पहुंच चुका है और इसी को लेकर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सवालों के घेरे में है। इसी टेंशन वाले टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। काफी वक्त से विवादों में आ रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो हैरान करने वाले भी हैं और परेशान करने वाले। ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ पीटर जटको ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने के लिए मजबूर किया जो एक सरकारी एजेंट था, ताकि यूजर्स के सेंसिटिव डाटा को एक्सेस किया जा सके। अगर ये आरोप सच हैं तो साफ है हमारे डेटा पर किसी और का हक हो चुका है। इससे पहले एलन मस्क ने भी ट्विटर पर मौजूद बॉट्स की संख्या को लेकर खुले तौर पर कंपनी पर सवाल उठाए थे और डील तक तोड़ डाली थी। इतना ही नहीं, ट्विटर भी कह चुका है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 5% बॉट्स हैं। उधर ट्विटर की तरह व्हाट्सएप और फेसबुक भी ऐसे आरोपों से अछूता नहीं है। पिछले साल ही व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी, जिसके तहत व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जा सकता है। यानी कि आप जो चैट करते हैं उसका डाटा दूसरी कंपनियों तक दिया जाएगा, जिसमें पेमेंट से लेकर ट्रांजैक्शन तक की डिटेल्स होगी, जिसको लेकर सीसीआई ने जांच शुरू की।
व्हाट्सएप और फेसबुक ने सीसीआई की जांच को गलत बताया और जांच के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी, जहां सिंगल बेंच ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी दाखिल की थी। अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेड बेंच ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिका को खारिज करा है और व्हाट्सएप और मेटा चाहते थे कि जो सीसीआई का प्रोब चल रहा है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट उनको किसी तरह का रिलीफ दे, लेकिन चीफ जस्टिस के बेंच ने भी उनको किसी तरह का रिलीफ नहीं दिया है। जजमेंट डिलीवर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी है कि इस प्ली को डिसमिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये प्ली डिवॉइड ऑफ मेरिट्स है और जो सीसीआई का प्रोब है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पे वो कंटिन्यू होता रहेगा। खैर, ये दोनों कंपनीज ने दिल्ली हाई कोर्ट को वापस अप्रोच करा था और ये चैलेंज कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट के पहले के ऑर्डर को जो इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट गया था। और इन दोनों कंपनीज को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस कोर्ट में इनको किसी तरह की रिलीफ मिल सकती है, लेकिन एक काफ़ी लंबी हियरिंग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने ये डिसाइड करा है कि जो सीसीआई का प्रोब है वो चलता रहेगा और दोनों ही कंपनी यानी कि व्हाट्सएप और मेटा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब सीसीआई की व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच जारी रहेगी और ये जांच काफ़ी अहम भी है। बता दें कि साल 2016 से ही व्हाट्सएप फेसबुक के साथ आपका मोबाइल नंबर शेयर कर रही है और नई पॉलिसी तो आपका सारा डेटा देने जा रही है। पीटी नाउ प्रदेश। चलिए, तो पूरी कहानी तो आपने समझ ली है, लेकिन अब इस पर विस्तार करते हैं क्योंकि कहानी किस मोड़ में आगे बढ़ने वाली है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर मनोहर एस कामत, ऑनरेबल सेक्रेटरी CGSI हमारे साथ हैं, NS नप्पई फाउंडर साइबर साथी और डेल बगवागर पब्लिसिस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। और डॉक्टर मनोहर, आपके पास आऊँगी सबसे पहले क्योंकि जिस तरह से ट्विटर के ज़रिए यहाँ पर जो इनके एक्स एम्प्लॉई हैं उन्होंने विसल ब्लो किया और कहा है कि सरकारी कर्मचारी जो है बिठाए गए थे ट्विटर के दफ्तर में ये ट्रैक करने के लिए कि किस तरह से हमारा डेटा इनके पास जा रहा है और किस तरह से आगे उसको बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी का खनन है। और देखिए, ट्विटर तो अभी ये बात सामने आई है, वैसे हमारी प्राइवेसी को लेके सवाल तो बहुत समय से खड़ा हो रखा है और हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम तरह के ऐप्स हैं जो कि आप मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करते हैं, उसी वक्त आपकी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस और वो यूज़र अग्रीमेंट्स पर अग्री करते हैं जिसके तहत आप वो ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाएँ। ये इस पूरी टर्म्स एंड कंडीशन की जो कहानी है और हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन डेटा शेयर करने की जो कहानी है अब किस मोड़ पर आके चली गई है क्योंकि सरकार पर सवाल उठाए गए हैं? नहीं, देखिए, ये प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इन्होंने हम लोगों से कहा कि सब उपभोक्ताओं से कि आप अगर हमारा ऐप यूज करना चाहते हैं तो सब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन टर्म्स एंड कंडीशंस में एक उपभोक्ता के नाते से मैं बोल सकता हूं कि ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ओनरस हैं जिसके वजह से आपका डेटा नहीं, आपका जो भी है सब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आप कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हम आपका डेटा भी लेंगे और अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं। ये ठीक नहीं हो सकता क्योंकि जब मैं आपको आपका माध्यम यूज करके कहां से किसी से प्राइवेटली बात करूंगा या जो भी मेरा डेटा एंटर करूंगा वो मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर दुनिया के दिखाने के लिए तो मैं दिखा दूंगा खुद। आप कोई नहीं होते जो मेरा डेटा लेकर दुनिया वालों को सब दे दे। इस चीज के ऊपर एक उपभोक्ता संस्था के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्शन है कि हमारा परमिशन ले लीजिए, जो डेटा चाहिए ले लीजिए, लेकिन अगर मेरा परमिशन नहीं है तो मेरे डेटा को बिल्कुल मत छूइएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक ग्राहकों की बात है, उपभोक्ताओं की बात है, ये तो एक खतरे की घंटी है ही। लेकिन देखिए, अभी से नहीं ऐप्स ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना मनोहर जी, काफ़ी समय से जो है ये डेटा उनके पास है। आगे चलकर समझेंगे चर्चा में कि इस डेटा का क्या होता है, लेकिन तब तक नपिनी मैडम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, सवाल यही है कि अब सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया गया है, जो मैंने भी डॉक्टर शर्मा जी को भी सवाल पूछा, वो यही है कि अब जिस तरह से विसल ब्लो हुआ है और कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर में बिठाए गए थे डेटा को ट्रैक करने के लिए, ये जो बात का खुलासा हुआ है, ये इसमें किस तरह के तथ्य हैं और सरकार के ऊपर अब किस तरह की भूमिका जो है वो बनती है?
भूमिका तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ही तो लिखा गया है। आप देखेंगे 69 सेक्शन 69, 69A एंड 69B, ये तीनों सेक्शंस में कौन से तरीके से और कैसे ऑनलाइन डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटा को ब्लॉक कर सकते हैं। और 69B ज्यादातर लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जिसमें ट्रैफिक डेटा मतलब तो रेगुलरली जो डेटा अपलोड होते जा रहा है उसको तो मॉनिटर करना है। तो कैसे कर ये सकते सेक्शन हैं? कौन ये सा सब सेक्शन चीजों के किस बारे में है, जरा उस बारे में आप बताएंगी दर्शकों को? सॉरी, कौन सा सेक्शन किस बारे में, जरा इसकी जानकारी देंगी दर्शकों को? सेक्शन 69, 69A एंड 69B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये सेक्शंस में कैसे गवर्नमेंट भी कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे ब्लॉक कर सकते हैं डेटा, कैसे सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, ये सब चीजों के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ है प्रोविजंस। वो कानून के जरिए कर रहे हैं तो वो सही है, मगर कानून के खिलाफ जाके कानून जितना लिखा गया है, जो परमिशन दिए हुए हैं उसके एक्स्ट्रा मतलब उसको तो क्रॉस करके वो लिमिट को, वो सीमा को क्रॉस करके जो कर रहे हैं वो सब तो इलीगल हो जाएगा। तो सर्वेलेंस जितना हो सकता है, जब जरूरत है, जब रीजनेबल कॉस्ट है तभी तो कर सकते हैं, उसके तो बगैर। क्या सर्वेलेंस में ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दफ्तर में आपको ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दफ्तर में आपको अपने कर्मचारियों को बैठाना है, क्या ये भी इसमें शामिल होता है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। इनफैक्ट ये जो सोशल मीडिया हब करके ये 2010 में ही एक प्रपोजल आगे किए थे गवर्नमेंट से, और वही समय पे तो सभी लोगों का अपोजिशन में वो बंद कर दिया। दोबारा ये 5-6 साल के बाद ये वापस तो इसका तो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। हर बार जब भी सोशल मीडिया हब या सोशल मीडिया को सर्वेलेंस में डालने के लिए तो बात होते हैं, हर बार जब हम लोग आवाज उठाते हैं तब तुरंत बंद हो जाता है। कर्मचारी को सोशल मीडिया के अंदर बिठा के सर्वेलेंस नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोविजंस जो मैंने बताए थे उसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस लिखा गया है, जब सर्वेलेंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, परमिशन के साथ रिव्यू कमेटी को भी देखना पड़ेगा, ये सब चीजों के खिलाफ होगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आप इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर दिया, वो आपसे स्पेसिफिक परमिशंस मांगता है, अगर आपने एक भी चीज़ अनक्लिक छोड़ दी ना तो आप वो ऐप भी डाउनलोड नहीं कर पाते। तो ये फोर्सिबली कहा जा रहा है कि हमें अपनी डेटा, हमारी जानकारी जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। सही है। देखिए हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एंड जैसे मैम अभी कह रही थी, डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारा बहुत डिले हो गया है और हमारा डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। वेस्ट में वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर इस तरह की लीक्स वगैरह अगर ऐसा होता, उनका लॉ बहुत स्ट्रांग है, बहुत वेल डिफाइंड है। हमारा लॉ यहाँ वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमको फोर्स किया जाता है कि जब हम ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमको सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होती है। ऐसे कई ऐप्स है, जब हम उसको सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हमको ऐप ही डाउनलोड नहीं करने देते। तो हम क्या इसमें फिर ऐसे फील करते हैं कि वी आर लेस प्रिविलेज्ड कंपेयर्ड टू आवर फ्रेंड्स, कि उनके पास ये ऐप है और हमारे पास नहीं है और हम उनसे चैट नहीं कर पा रहे। ये आई एम टॉकिंग नॉट फ्रॉम अ लॉ प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ पीआर परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। पीआर परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनती है ये जो पूरा जो मामला है और ये जो कोर्ट ने अभी जो कहा है। देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेसी इज पैरामाउंट। प्रिवेसी तो होना चाहिए। हम अक्सर डिबेट करते हैं कि सर्टेन इश्यूज में प्रिवेसी को हम एनक्रिप्शन नहीं दे और प्रिवेसी को हम फॉरगो करें। ये अगर मैटर शुरू हो गया तो इसका कहीं एंड नहीं है, क्योंकि फिर नए नए रीजंस निकाल सकती है गवर्नमेंट की इसके लिए प्रिवेसी
ब्रेक करो, इसके लिए एनक्रिप्शन ब्रेक करो, तो प्रिवेसी इज पैरामाउंट, ये होना चाहिए। इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर कंसिडर करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए। पहला पॉइंट, व्हाट डेटा इज व्हाट्सएप कलेक्टिंग, very important, what data are they collecting, they have to be very transparent, उस पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सन ने ये भी कहा है, रिप्रेजेंटेटिव ने, कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, दिस इज नॉट अबाउट प्राइवेसी, वी वांट डेटा, वी वांट कि किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उनकी उसकी जानकारी चाहिए, उनको डेटा नहीं चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए कि किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे आर गोइंग टू शेयर विद थर्ड पार्टीज। आपको याद होगा 2010 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था, जिसमें फेसबुक ने थर्ड पार्टी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ कुछ डेटा शेयर किया था और वो लीक हो गया था और बहुत बड़ा बवाल हुआ था उसके ऊपर। तो what kind of data are they going to share with third parties is the second point. First point, what data are they collecting? Second point, what kind of data are they sharing with third parties? And third and most important point, which are those third parties who they are going to share the data with? वो कितने reliable third parties है जिनके साथ वो data share हो रहा है? ये 3 points clarity इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है, and what Competition Commission of India is asking is not incorrect, that is valid, very valid.